Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asif Nadeem. I am working as subject specialist physics at Vision Public School and College Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का आगाज़ करेंगे। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: इंट्रोडक्शन टू वर्क, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन आवर रूटीन लाइफ। स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिज़िकल या मेंटल एफर्ट को भी वर्क का नाम देते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वर्क को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू वर्क। प्रीवियस नॉलेज में हम उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे जो वर्क के बारे में आपने 9th फिज़िक्स में सीखा था। वर्क होने के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो। नंबर 2, वो ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे। मैं वर्क की डेफिनेशन को रीड करता हूँ। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। आपको फिगर में एक ब्लॉक पोजीशन ए पे नज़र आ रहा है। ब्लॉक के ऊपर फोर्स F अप्लाई हो रही है। ये ब्लॉक फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट S ट्रेवल करता है। ब्लॉक की न्यू पोजीशन B है। वर्क की इक्वेशन की तरफ आते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय W, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। याद रहे, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया गया है। आपको फिगर में एक आदमी दीवार को धकेलता हुआ नजर आ रहा है। दीवार के ऊपर एक बड़ी फोर्स F अप्लाई हो रही है, लेकिन फोर्स अप्लाई होने के बावजूद दीवार का डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास वर्क 0 के इक्वल आता है। इस एग्जाम्पल से ये बात समझ आती है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होने के लिए फोर्स अप्लाई होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना भी ज़रूरी है। यूनिट ऑफ वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क एक जूल होगा अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स को डिफाइन करते हैं। अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम रहे, ऐसी फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और वो ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इस फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स का नाम देंगे। फिगर में एक ब्लॉक को कांस्टेंट फोर्स F की मदद से खींचा जा रहा है। कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा है। यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। Fx इज इक्वल टू F cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। Fy इज इक्वल टू F sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। आप फिगर में देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस वजह से यहाँ पे फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। वर्क डन की इक्वेशन की तरफ आते हैं।
वर्क डन इज इक्वल टू इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड। जैसा कि हमने फिगर में देखा, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स के इक्वल है, तो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी के इक्वल आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ कॉस थीटा के इक्वल है। एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट डी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वर्क की इक्वेशन आती है एफ कॉस थीटा डी। हम इसको एफ डी कॉस थीटा की शक्ल में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, इसी तरह एफ डी कॉस थीटा को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आता है कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे वर्क के कुछ केसेस हल करते हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम वर्क। डेफिनेशन ऑफ वर्क से हमारे पास इक्वेशन आती है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। आप फिगर में देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री की वैल्यू वर्क की इक्वेशन में पुट करने से वर्क हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री के इक्वल आता है। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। जब हम cos 0 डिग्री को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे W इज इक्वल टू एफ डी हमारे पास आएगा, यानी ये मैक्सिमम वर्क परफॉर्म किया गया है। आपको फिगर में एक आदमी मशीन के ऊपर फोर्स F अप्लाई करता हुआ नजर आ रहा है और वो मशीन फोर्स F की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट D ट्रेवल कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम वर्क की एग्जांपल है। जीरो वर्क। डेफिनेशन ऑफ वर्क से हमारे पास वर्क की इक्वेशन W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा आती है। आप फिगर में देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा की इक्वेशन में थीटा 90 डिग्री पुट करने के बाद वर्क हमारे पास आएगा एफ डी कॉस 90। कॉस 90 पे 0 वैल्यू देता है। इस तरह वर्क हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, जिसको हम नो वर्क कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि एक आदमी ब्रीफ केस उठाए हुए चल रहा है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो ये जीरो वर्क की एग्जांपल है। नेगेटिव वर्क। स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क को समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 के सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को यहाँ पे लेते हैं। रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फिगर में सर्कल की फॉर्म में एक आपको ड्रॉपलेट नजर आ रहा है। ड्रॉपलेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है और चूंकि ड्रॉपलेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्क से वर्क हमारे पास एफ डी कॉस थीटा के इक्वल है। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री की वैल्यू वर्क की इक्वेशन में रिप्लेस करने के बाद वर्क हमारे पास एफ डी कॉस 180 डिग्री के इक्वल आया। यहाँ पे स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस 180 इक्वल -1 होता है। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने से वर्क हमारे पास -FD के इक्वल आया, यानी ये नेगेटिव वर्क है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। आप फिगर में देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया गया है। अलोंग y एक्सिस
फोर्स ली गई है, अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए कांस्टेंट फोर्स के ग्राफ को समझाने की कोशिश की गई है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा और एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमारे पास रेक्टेंगल आती है। स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। F इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि यहाँ पे हमने फोर्स को अलोंग वाई एक्सिस लिया है डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स का वो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स, या हम यूं कह सकते हैं एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स। आप फिगर में देख सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है। फिगर में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए से रिप्रेजेंट की गई है और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को ओ सी से रिप्रेजेंट किया गया है। ओ ए और लाइन बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। जितना मैग्नीट्यूड ओ ए लाइन का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड बी सी का होगा, तो इस वजह से हम ओ ए की जगह पे बी सी रिप्लेस कर सकते हैं और हमने फिगर में बी सी को एफ से रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं कि ओ ए को यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया गया है और ओ सी की जगह पे डी को रिप्लेस किया गया है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस ओ सी डिस्प्लेसमेंट डी के इक्वल है। एफ और डी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एफ डी आएगा और जैसे हमने शुरू में पढ़ा एफ डी वर्क डन के इक्वल होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आया एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल आती है, जब हम उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो एरिया वर्क डन के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ वर्क, कुछ की पॉइंट्स डायमेंशन के हवाले से आप यहाँ पे नोट करें। डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। डायमेंशन गिव्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक और पॉइंट डायमेंशन के हवाले से जो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 1 में है कि हर बेस क्वांटिटी को डायमेंशन के तौर पर लिखा जाता है। वर्क की डायमेंशन निकालने से पहले कुछ डायमेंशंस हम सीखते हैं। डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू कैपिटल M विदिन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। Dimension of time is equal to capital T within the square brackets. Dimension of displacement is equal to capital L within the square brackets. अब हम वर्क की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, तो वर्क की डायमेंशन के लिए हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स होनी चाहिए और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 की शक्ल में रिप्रेजेंट किया गया है। डायमेंशंस ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू M ए बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है। यहाँ पे किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ऊपर वाली इक्वेशन में देखें, चूंकि किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है तो किलोग्राम की डायमेंशन कैपिटल M है। मीटर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायमेंशन L के इक्वल है। सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायमेंशन कैपिटल T के इक्वल है। इस तरह हमारे पास फोर्स की डायमेंशन
MLT-2 आती है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल L के इक्वल है। दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करने से हमारे पास इक्वेशन बनती है W इज इक्वल टू, यानी डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू MLT-2 इंटू कैपिटल L। सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने से वर्क की डायमेंशन हमारे पास आती हैं ML2T-2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वर्क की डायमेंशन इस तरह कैलकुलेट हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स से जितनी हमने डिस्कशन की, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क की डायमेंशन हमारे पास ML2T-2 के इक्वल है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री से लेस हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, तो cos थीटा इन वैल्यूज के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू देता है। वर्क को पॉजिटिव वर्क कहा जाता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, cos 90 पे 0 वैल्यू देता है, नो वर्क इज डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो इन वैल्यूज़ के ऊपर cos नेगेटिव वैल्यू देता है, वर्क डन भी नेगेटिव होगा। बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स को डिफाइन करते हैं। अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन या दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो रहे हों, ऐसी फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स: फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉकेट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी रॉकेट जैसे जैसे ज़्यादा हाइट गेन करेगा, इसके ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वेरी करेगी। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, यानी अगर आपके पास एक स्प्रिंग हो और आप उसको ज़्यादा खींच कर छोड़ दें, तो वापस आते हुए वो स्प्रिंग उतनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। आपको फिगर में एक स्प्रिंग दिखाया गया है। स्प्रिंग स्ट्रेच स्टेट में है। स्प्रिंग एक्सट्रीम पोजीशन से रीस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है। जब स्प्रिंग मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड में भी कमी आएगी। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक मेथड डेवलप करेंगे या एक मेथड सीखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा हो और इन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हुए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरिएबल फोर्स एक्ट करती है, तो वर्क किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। आपको फिगर में एक पार्टिकल की एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन दिखाई गई है। पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है। पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डिस्प्लेस करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि ए से पॉइंट बी तक का ट्रैक या पार्टिकल का पाथ कर्व है। हर एक पॉइंट के ऊपर पार्टिकल के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी वेरी कर रही होगी। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के टोटल पाथ को शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा D1 फर्स्ट इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा D2 सेकेंड इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा DN लास्ट यानी n इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा D1 इंटरवल पे फोर्स F1 एंगल θ1 पे अप्लाई हो रही है। डेल्टा D2 इंटरवल पे फोर्स F2 एंगल θ2 पे अप्लाई हो रही है। और इसी तरह डेल्टा DN इंटरवल पे फोर्स Fn एंगल θn पे अप्लाई हो रही है। डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा DN ये सारे इंटरवल्स इतने स्मॉल रखे जाएंगे कि हर एक इंटरवल के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आलमोस्ट हमें कांस्टेंट मिले।
वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इन स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट को n शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किया गया है, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा Dn। डेल्टा D1 इंटरवल पे फोर्स F1 अप्लाई हो रही है, डेल्टा D2 इंटरवल पे फोर्स F2 अप्लाई हो रही है और डेल्टा Dn इंटरवल में फोर्स Fn अप्लाई हो रही है। डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा Dn, जैसा कि हमने पहले बात की कि इंटरवल्स को इतना शॉर्ट रखा जाएगा कि इन इंटरवल्स के अंदर फोर्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मिलेगी। हम हर एक इंटरवल पे वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको सिंप्लीफाई करने से हम इसको लिख सकते हैं F cos थीटा इंटू डी दैट इज इक्वल टू F cos थीटा डी। अब ये रिलेशन हर एक इंटरवल पे लगा के हर एक इंटरवल का वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल, डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1 दैट इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। वर्क डन फॉर सेकेंड इंटरवल, डेल्टा W2 is equal to F2 dot delta D2 is equal to F2 cos theta 2 delta D2 up to so on। Work done for nth interval, delta Wn is equal to Fn dot delta Dn that is equal to Fn cos theta n। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल से लास्ट n इंटरवल तक का वर्क कैलकुलेट हो गया। अब हम इन सारे इंडिविजुअल वर्क्स को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क इक्वल आएगा डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा Wn। हर एक वर्क की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। डेल्टा W1 F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 के इक्वल है प्लस डेल्टा W2 F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 के इक्वल है, डेल्टा Wn Fn cos थीटा n डेल्टा Dn के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को समीशन की फॉर्म में लिखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे साइन ऑफ समीशन है, आई वेरिएबल है। आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि वैल्यू 1 से n तक चेंज हो रही है। इस तरह आई 1 से n तक वेरी करेगा। हर एक इंटरवल में F cos थीटा डेल्टा D के साथ जहाँ पे 1, 2 और n आ रहा है वहाँ पे हम समीशन की फॉर्म में i रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वर्क की इक्वेशन बनेगी W इज इक्वल टू सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n F i cos थीटा i डेल्टा di। यहाँ पे i की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n तक है। अगर आप समीशन की फॉर्म में i की वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो हर एक इंटरवल का वर्क हमारे पास आ जाएगा। जैसे अगर इस समीशन की फॉर्म में हम i की जगह पे 1 रिप्लेस करें तो हमारे पास F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 आ जाएगा। अगर हम समीशन की फॉर्म में i की जगह पे 2 रिप्लेस करें तो हमारे पास F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 आ जाएगा। इस तरह अगर हम i की जगह पे n रिप्लेस करें तो हमारे पास Fn cos थीटा n डेल्टा Dn आ जाएगा, जो कि हमारे पास लास्ट इंटरवल का वर्क है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम वर्क कैलकुलेट करते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स फिगर में आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। ग्राफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट D के दरमियान प्लॉट किया गया है। F cos थीटा इज टेकन अलोंग y एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट D इज टेकन अलोंग x एक्सिस। चूंकि पार्टिकल के ऊपर वेरिएबल फोर्स एक्ट करती है इस वजह से शेप ऑफ ग्राफ इरेगुलर है। स्टूडेंट्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा D1 फर्स्ट इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा D2 सेकेंड इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है और इस तरह डेल्टा Dn nth इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा D1 इंटरवल
की फोर्स F1 cos थीटा 1 है, डेल्टा D2 इंटरवल की फोर्स F2 cos थीटा 2 है, डेल्टा Dn इंटरवल की फोर्स Fn cos थीटा n है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व हमारे पास रेक्टेंगल्स की फॉर्म में आ जाता है। हर एक रेक्टेंगल का एरिया उस इंटरवल में किए गए वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे एक आयत रेक्टेंगल है जिसको मैंने यहाँ पे शेडेड किया है। आयत रेक्टेंगल का एरिया डेल्टा DI इंटरवल में किए गए वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। आयत रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ आयत रेक्टेंगल इज इक्वल टू Fi cos थीटा i मल्टीप्लाई बाय डेल्टा DI। यहाँ पे Fi cos थीटा i आयत रेक्टेंगल की लेंथ है, डेल्टा DI आयत रेक्टेंगल की विड्थ है। इस तरह हम हर एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और सारी रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड अप करने से हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आएगा जो कि पॉइंट A से पॉइंट B तक पार्टिकल के ऊपर किए गए वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। टोटल वर्क इज इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n Fi cos थीटा i डेल्टा DI। I वेरीज फ्रॉम 1 to n का मतलब ये है कि I की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सोन n तक है। अगर हम इस समीशन की फॉर्म में I की जगह पे 1 रिप्लेस करें तो हमारे पास F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया आएगा। अगर हम I की जगह पे 2 रिप्लेस करें तो F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 सेकंड रेक्टेंगल का एरिया आएगा। और अगर हम I की जगह पे n रिप्लेस करें तो Fn cos थीटा n डेल्टा Dn हमारे पास nth रेक्टेंगल का एरिया आएगा। हम इन सारे एरियाज को ऐड अप करें तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आता है जो कि पॉइंट A से पॉइंट B तक पार्टिकल के ऊपर किए गए वर्क को रिप्रेजेंट करता है। फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वर्क, स्टूडेंट्स हम फिगर में देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व हमारे पास रेक्टेंगल्स की फॉर्म में है। हर एक रेक्टेंगल का एरिया जितना एक्यूरेट होगा, जितना एग्जैक्ट होगा, उतना ही हमारे पास एग्जैक्ट वर्क आएगा। ऐसी रेक्टेंगल्स आती हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। उन रेक्टेंगल्स को कंप्लीट करने के लिए हमें कर्व के ऊपर एडिशनल एरिया ड्रा करना पड़ता है जो कि उस इंटरवल में एक्चुअल वर्क डन के इक्वल नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि डेल्टा D इंटरवल को यानी स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को और स्मॉल बना देते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि जब हम डेल्टा D अप्रोचेज टू 0 अप्लाई करेंगे यानी स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बहुत स्मॉल करेंगे तो हमारे पास कर्व के नीचे थिन रेक्टेंगल्स आएंगी और थिन रेक्टेंगल्स का एरिया हमारे पास एग्जैक्ट वर्क के इक्वल होगा। एरिया ऑफ थिन रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू वर्क डन। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको इस तरह लिखा जाएगा, वर्क टोटल इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा D अप्रोचेज टू 0 सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n Fi cos थीटा i डेल्टा DI। तो स्टूडेंट्स इस सारी डिस्कशन से हमें जो रिजल्ट मिलता है F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट D की कर्व के नीचे जितना एरिया आता है वो वेरिएबल फोर्स का पॉइंट A से पॉइंट B तक पार्टिकल के ऊपर किया गया वर्क है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व बिटवीन F cos थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट D। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने सीखा कि हम वेरिएबल फोर्स को किस तरह डिफाइन करेंगे और फिर हमने 2 वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल्स देखी और फिर वेरिएबल फोर्स के लिए हमने मैथमेटिकली वर्क कैलकुलेट किया। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क कैलकुलेट किया। थैंक यू वेरी मच।